नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं मैला आंचल का अगला भाग। डॉक्टर की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने प्रेम, प्यार और स्नेह को बायोलॉजी के सिद्धांतों से ही हमेशा मापने की कोशिश की। वह हंसकर कहा करता था, दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम। पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को। जो भी हो, हार्ट, लंग्स या लीवर का प्रेम से कोई भी संबंध नहीं है। अब वह यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर जिसे हम नहीं पा सकते। वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी एक चीज़ है जिसमें दर्द होता है, जिसकी दवा एड्रेनलिन नहीं है। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी को कभी नहीं भूल सका। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी याद होती है जिसके उजाले में वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। लेकिन डॉक्टर के वंश इतिहास पर काली रोशनाई पुती हुई है, जेल की सेंसर की हुई चिट्ठियों की तरह। वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस हिस्से में कभी कुछ लिखा हुआ भी था। जन्म देने वाली माँ ने भी जिसे दूर कर दिया। अंधेरे में एक अभागिन माँ दिल का दर्द और भयावनी छाया आकार हाथ बढ़ाती है। माँ अंतिम बार अपने कलेजे के टुकड़े को, रक्त के पिंड को एक पलक निहारती, चूमती। भयावनी छाया वह उसके हाथ से उस शिशु को ले लेती है। माँ दांतों से होठ दबाए खड़ी रह जाती है। डॉक्टर ने अपनी माँ के स्नेह को अंधेरे में खड़ी सैल्यूटेड तस्वीर सी माँ के दुलार की कीमत को समझने की चेष्टा की। गला टीप कर मार तो दे सकती थी माँ, खटमल की तरह मसल देती। कितना तब बड़ा था मैं। उस 5 घंटे की उम्र के शिशु की जीवन लीला समाप्त करने के लिए उसको कितना ही वक्त लगता। लेकिन माँ ऐसा न कर सकी। शायद उसने चेष्टा की होगी। सोया हुआ शिशु मुस्करा रहा होगा, वह उसे सहलाने लगी होगी। उसने अपनी बेबस, लाचार और अभागिनी होने का दर्द झेला। अंदर उसके एक तूफान उठा और वह अपनी पवित्रता को छुपाने के लिए एक बच्चे को नदी में प्रवाहित कराई। किसी भी अभागिन माँ की कहानी सुनते ही मन उसकी भक्ति करने लगता। पतिता, निर्वासित और समाज की दृष्टि में सबसे नीच माँ की गोदी में वह क्षण भर के लिए अपना सिर रखने के लिए व्याकुल हो जाता। किसी स्त्री को प्रेमिका के रूप में कभी देखने की उसने चेष्टा ही नहीं की। वह मन ही मन बीमार हो गया था। एक जवान आदमी को शारीरिक भूख नहीं लगे तो वह निश्चित बीमार है अथवा एबनॉर्मल है। डॉक्टर ने एक नए मोड़ पर मुड़कर देखा। दुनिया कितनी सुंदर है। वह लोक कल्याण करना चाहता। मनुष्य के जीवन को क्षय करने वाले रोगियों का मूल निकालना चाह रहा है। उसकी दवा बनाना चाह रहा है। रोग के कीड़े नष्ट हो जाएंगे, इंसान स्वस्थ हो जाएंगे। दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों में उसके नाम की चर्चा होगी। प्रशांत मेथड।
प्रशांत रिएक्शन। RW की तरह PR कहेंगे लोग। इसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी किसे माँ कहेगा? तब शायद माँ एक हास्यास्पद शब्द बनकर रह जाएगी। और एक छोटी सी चर्चा करना चाहेंगे, जो सरोगेसी से बच्चे हो रहे हैं आज के समय में, उसमें भी कहाँ माँ है कहाँ पिता है। बहुत सारे लोगों के पास जो खाली पिता हैं वो भी बच्चे हैं, उनके पास भी बच्चे हैं, खाली माँ हैं वो भी बच्चे रख रही हैं सरोगेसी से, लेकिन उनकी माँ का अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया है। किसी ने पिता का अस्तित्व ख़त्म कर दिया है। क्या एक इंसानी नेचर कभी जानना नहीं चाहेगा उसका पिता कौन है या उसकी माँ कौन है? क्या इंसान को दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो विज्ञान का भी ये बहुत गलत उपयोग है कि जहाँ इंसान को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, हमारे मूल्यों को ही, दर्दों को ही, एहसासों को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। कंटिन्यू करूँगी। एक अर्धनग्न से भी कुछ आगे लड़की टेलीकाफ के द्वारा अमेरिकन पेस्ट्री का घर बैठे स्वाद लेती हुई मुड़कर कहेगी, प्री टेस्ट ट्यूब एज। माँ वसुंधरा धरती माता, माँ अपने पुत्र को नहीं मार सके, लेकिन पुत्र अपनी माँ को गला घोंटकर मार देगा। सस्य श्यामला। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। मैला आंचल, लेकिन धरती माता अभी स्वर्णांचला हैं। गेहूं की सुनहरी बालियां खेतों में पुरवैया हवा चल रही है। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहरे पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। ताड़ की पंक्तियां, झरबेरियां, कोठी बाग, कमल के पत्तों से हरे भरे कमला नदी के गड्ढे। डॉक्टर को ये सभी चीज़ें नई लगती हैं। कोयल की कूक डॉक्टर के दिल में कभी हूक पैदा नहीं की, किंतु खेतों में गेहूं काटते हुए मजदूरों की चैती में आधी रात को कूकने वाली कोयल के गले की मिठास का अनुभव अब वह करने लगा था। सब दिन बोले कोयली भोर भिनसरवा, बैरन कोयलिया आज बोले आधी रतिया को। किसी के पिया की नींद न टूट जाए, गहरी नींद में सोए हुए पिया को पंखा झलती हुई धानी को डर है, पिया की नींद न खुल जाए, सपना न टूट जाए। डॉक्टर भी किसी की दुलार भरी मीठी थपकियों के सहारे सो जाना चाहता है, गहरी नींद में खो जाना चाहता है। जिंदगी की जिस डगर पर बेतहासा दौड़ रहा है, उसे अगल बगल आसपास कहीं क्षणभर सुस्ताने के लिए कोई छांव नहीं मिल रही। उसने कभी किसी पेड़ की डाली की शीतल छाया की कल्पना ही नहीं की। जीवन की इस नई पगडंडी पर पांव रखते ही उसे बड़े जोरों की थकावट मालूम हो रही है। वह राह की खूबसूरती पर मुग्ध होकर छांव में पड़ा नहीं रह सकता। मंजिल तक पहुंचने का यह कितना जबरदस्त रास्ता है, जो राही को मंजिल तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। वह क्षणभर सुस्ताने के लिए उदार सी एक छाया चाहता है। पिया जग गए। धानी एकदम हड़बड़ाकर उठ गई। हिमालय की चोटी को उषा की प्रथम किरण ने छूकर स्वर्णिम कर दिया। खेतों से गीत की कड़ियां पुरवैया के सहारे उड़ती हैं।
और डॉक्टर के दिल में हलचल मचा जाती। डॉक्टर साहब, क्या? जरा चलिए, मेरी बहन को उल्टियाँ आ रही हैं, लग रहा है डायरिया होगा। बिछावन पर पड़ी हुई पीली पड़ी युवती, उसके हाथ पांव अकड़ रहे थे। डॉक्टर स्पिरिट स्टोव जलाता है, नॉर्मल सेलाइन की बोतल निकालता है। बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता है और आखिर कह ही डालता है, डॉक्टर साहब, यह जो इंजेक्शन दे रहे हैं इसका कितना होगा? छोटे इंजेक्शन का तो 2 रुपया है, इतने बड़े इंजेक्शन का तो ज़रूर 50 रुपया होगा। क्यों? डॉक्टर मुस्कुराता है। तो रहने दीजिए, कोई दवा ही दे दीजिए। दवा से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। डॉक्टर कहता है, बैल बेच डालो। इससे पहले मुस्कुराता है और सेलाइन देने की तैयारी करने लगता है। हुजूर, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाएगी। लड़की की जाति बिना दवा के आराम हो जाती है, लेकिन बेचारे बुढ़े का इसमें कोई दोष नहीं। सभ्य कहलाने वाले समाज में भी लड़कियों की बला की पैदाइश समझी जाती है, जो बिना दवा दारू के ही झाड़ फूंक से सही हो जाती हैं। पूरे गांव में डुगडुगी पिटवा दी गई थी कि कल अस्पताल में हैजा की सुई दी जाएगी और हैजा के रोगियों को बचा लिया जाएगा, उनको बार बार हैजा नहीं होगा। डॉक्टर कुओं में भी दवा डाल रहा था। डॉक्टर साहब कहते हैं, बीमारों की सेवा के लिए कुछ स्वयंसेवक चाहिए। तो स्वयंसेवक जो सोशलिस्ट के हैं वो सेवा करने के लिए आगे आ जाते हैं। गांव के लोग डॉक्टर को आदमी न कहकर उसे एक देवता का अवतार मानते हैं, क्योंकि वो जिन बीमारियों में उलझे थे, न उनके बच्चे बच पा रहे थे, न पत्नियां, तो डॉक्टर ने जिस तरीके से उनका इलाज किया, उनको व्यवस्थाएं दी, वो डॉक्टर को एक भगवान का रूप दे रहे हैं। रेशम ने डॉक्टर को खुशी खुशी एक गाय बख्शीश दी, लेकिन डॉक्टर ने कहा, मुझे न देकर इसे अपने घर ले जाओ और अपने बेटे को दूध पिलाओ, ये मेरी तरफ से आपको बख्शीश है। कमली ने मन ही मन कितनी बातें गढ़ रखी थीं, क्योंकि आज उसको 15 दिन से डॉक्टर की सूरत भी नहीं देखने को मिली। डॉक्टर गांव में घूम घूम कर लोगों को सतर्क कर रहे थे कि हैजे से कैसे बचा जा सकता है। 15 दिनों के में एक बार तो आ ही जाते। रहने दीजिए, यही होता है ना कि रोग का छूत मुझे न लग जाता और मैं मर जाती, आपका क्या बिगड़ता? पर एक बार आना तो चाहिए था। लेकिन डॉक्टर को देखते ही वह सब कुछ भूल गई। डॉक्टर का चेहरा एकदम काला हो गया था, आंखें धंस गईं। प्यारू ठीक ही कहता है, सब दुनिया को बचाने के चक्कर में खुद का तो ध्यान ही नहीं रखते। देखो कैसे खुद बीमार होते जा रहे हैं, खाना पीना एकदम छोड़ दिया। कमली चाहती थी कि उसकी माँ थोड़ी देर के लिए डॉक्टर को और उसे अकेला छोड़ दे। कहिए हैजा डॉक्टर साहब। कमली हंसते हुए डॉक्टर के पास आती है। हैजा डॉक्टर, सुनिए लड़की की बात जरा। मैं पूछती हूँ तुमसे कि तुम दिन दिन क्या होती जा रही हो?
कमली की माँ डांटते हुए बोलती हैं, अरे वाह, रामपुर के लोग तो डॉक्टर को हैजा डॉक्टर कहकर ही बुला रहे थे, आपने नहीं सुना कि ये हैजा डॉक्टर हैं? कमला हंस पड़ती है। माँ हंसते हुए चली जाती हैं। प्रशांत मुस्कुराते हुए कहता है, लोग हैजा डॉक्टर कहते हैं, लेकिन तुमको तो बेहोशी का डॉक्टर कहना चाहिए। हाँ, बेहोशी डॉक्टर की सूरत तो आज 15 दिनों बाद दूज के चांद की तरह देखने को मिली है। और बात बनाते हैं, वह मुंह फुला के बोलती है, नहीं कमली, इस बीच मुझे बराबर यही डर लगा रहता था कि यदि तुमने कुछ गड़बड़ी पैदा की तो क्या होगा। तो मैं जानबूझकर बेहोश होती हूँ, क्यों? हाँ, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि बेहोश होने से ही बेहोशी का डॉक्टर आता है। अच्छी बात है, तो मैं चला। डॉक्टर साहब इतने दिनों बाद आए हैं, चाय बना देगी सो तो नहीं? बैठकर झगड़ा करने लगी है, माँ अंदर आते हुए कहती हैं। कमली एकदम दौड़ती है, माँ ने शायद सुन लिया, मैं चाय बना कर लाती हूँ। डॉक्टर ने इस बार आसपास के 15 गांवों का परिचय प्राप्त किया, लोगों के हालात देखे, बीमार और निराश लोगों की आँखों की भाषा को समझने की कोशिश की। बेजमीन मजदूर किसान झोपड़ियों में आने का सौभाग्य और दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। रोगियों को देखकर उठते समय छींकने पर टंगी हुई खाली मिट्टियों की हड्डियों से सिर टकरा रहे थे। 7 महीने के बच्चे को बथुआ और पाट के साग पर पलते देखा उसने देखा कि गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। किशोर किशोरियों और युवतियों के चेहरे पर एक विशेषता देखी उसने। कमला नदी के गड्ढों में खिले हुए कमल के फूलों की तरह जिंदगी के भोर में वे बड़े लुभावने और बड़े मनोहर सुंदर से दिखाई पड़ते, किंतु ज्यों ही सूरज की गर्मी तेज हुई वो कुमलहाने लगते। शाम होने से पहले ही पपड़ियाँ झड़ जाती। कश्मीर के कमल और पूर्णिया के कमल में शायद यही फर्क है, और कमली तो राजकमल। मैं तुम्हें राजकमल कहूँगा, डॉक्टर प्रशांत बोले, और मैं तुम्हें प्रशांत महासागर। कमला अनजाने में ही आज डॉक्टर को आप से तुम कह गई। प्रशांत महासागर में राजकमल नहीं खिलता। मैं कमला नदी का गड्ढा ही होना पसंद करूँगा, डॉक्टर हंसता है। कमली की बड़ी बड़ी आँखों की पलकें एक बार ऊपर उठकर झुक गईं। तुमने मुझे आज तक अपना अस्पताल क्यों नहीं दिखलाया? तुम्हारे चूहे, खरगोश और नेवले तो हैं वहाँ। माँ और बाबूजी तुम्हें अस्पताल जाने देंगे? क्यों नहीं, तो आज ही चलो अभी। कमली डॉक्टर के साथ अस्पताल की ओर जा रही। चैत का सूरज पश्चिम की ओर निष्प्राण सा पूर्णिमा के उगते हुए चांद का सा मालूम हो रहा था। दिन भर धूकर चलने वाली पछिया हवा अब कम हो रही थी। कमला और डॉक्टर ने उलट कर देखा। गणेश ताली बजाकर हंस रहा था। देखो नानी, साहिब मैम। दोनों ने हंसते हुए मौसी को प्रणाम किया। गणेश भागकर मामी के आंचल में छिप जाता है। कमली चिल्लाकर कहती है, अच्छा ठहरिए गोबर गणेश जी, अभी लौटती हूँ तो कान पकड़कर चांद दिखाऊंगी। दोनों ने हंसते हुए माँ को प्रणाम किया। तहसीलदार साहब रास्ते में ही मिले। हंसते हुए बोले, आज शायद यही पागलपन सवार हुआ था। अच्छी बात है, सुबह शाम की हवा में बहुत गुण है।
सभी एक साथ हंस पड़े। कोठी के बाग में गुलमोहर की बड़ी बड़ी डालियां लाल फूलों से जलती हुई हवा के हल्के हल्के झोंकों से हिल रही थी। अमलतास के पीले फूल नववधू की पीली ओढ़नी को याद दिला रहे थे। शिरीष के फूलों की पंखुड़ियां मंगल आशीष की तरह झड़ रही थीं। मार्टिन ने बड़े यत्न से फूल लगाए थे। बाग लगाते समय उसने ऐसी ही शामों की कल्पना की होगी। बाहों में पड़ी हुई मैरी के लाल होठों की ताजगी को और प्राणमय बनाने के लिए पानी पटाने वाले मालियों पर वह कड़कते हुए बोला, देखो एक भी घास सूखने न पाए। चैत की गोधूली में अपनी सारी तेजी खोकर सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के आंचल में अपना मुंह छिपा लिया। दूर तक फैली हुई ताड़ों की पंक्तियां कुछ मटमैली कुछ सिंदूरी सी पृष्ठभूमि में गर्दन ऊंची करके सूरज की अतल गहराई को डूबते हुए देख रही थीं। आए सखी चलूं फुलवारी देखें, देखे वो सुंदर रूप, नाना रसना फूल अनूप, चलूं फुलवारी देखें। एक जोड़ी निर्मल आंखों की पलकें जरा ऊपर की ओर उठी और फिर झुक गईं। सारे मैरीगंज में प्रशांत का नाम हर जुबान पर था। डॉक्टर बाबू भगवान का रूप हैं। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत मलेरिया सोशलिस्ट के रिसर्च की छमाही रिपोर्ट प्रकाशित हुई। गजट के संपादन मंडल में भारत के 5 डॉक्टर हैं। इस रिपोर्ट पर उन लोगों ने अपना अपना नाम नोट दिया है। मद्रास के डॉक्टर टी रामास्वामी, MSc DTM PhD, FRSJ एडिन ने लिखा, हमें विश्वास हो गया है कि डॉक्टर प्रशांत मलेरिया और काला आजार के बारे में ऐसे तथ्यों का उद्घाटन करेंगे जिनसे हम अब तक अनभिज्ञ थे। नई दवा तथा नए उपचार की संभावनाओं के लिए सारा मेडिकल संसार उनकी ओर निगाहें लगाए बैठा है। प्रशांत की विस्तृत रिपोर्ट में मलेरिया और काला आजार से संबंधित मिट्टी, हवा, पानी और इसमें पनपने वाले प्राणियों पर नई रोशनी डाली गई। अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर ने एक जगह लिखा, वहाँ की दयनीय स्थिति बताई गई है। यहाँ के लोग सुबह को बासी भात खाकर पाट धोने के लिए गंदे गड्ढों में घुसते हैं और करीब 7 घंटे तक पानी में रहते हैं। गंदे गड्ढों को देखने से ऐसा लगता है कि पानी के आध इंच धरातल की जांच करने पर 1 लाख से ज़्यादा मच्छर के अंडे जरूर पाए जाएंगे, किंतु यहाँ के मच्छर गंदे गड्ढों में बहुत कम अंडे देते पाए गए हैं। इनका कोई ग्रुप तो इतना सफाई पसंद होता है कि निर्मल और स्वच्छ तालाबों को छोड़कर और कहीं अंडे देता ही नहीं। बेचारे खरगोशों को क्या पता कि उनकी जीभ में जो दाने निकल आते हैं, कानों के अंदर जो खुजलाहट होती है, कोमल से कोमल घास की पत्तियां खाने में अच्छी नहीं मालूम होती, ये काला आजार के लक्षण हैं। मनुष्य के शत्रु कीड़े मकोड़े के बारे में डॉक्टर ने लिखा, मच्छरों को नष्ट करने के उपाय तो हमें बहुत पहले बता दिए गए, हम उन्हीं को आज भी आंख मूंद कर दोहरा रहे हैं।
हमें इनकी आदत, स्वभाव और व्यवहार के ढंगों के बारे में जानना होगा। एनोफिलीज के भी कई ग्रुप हैं, हर ग्रुप के अलग अलग ढंग हैं, किंतु किसी ग्रुप में भी तरह तरह के छोटे छोटे सब ग्रुप होते हैं। इनकी चालाकी और बुद्धिमानी का सबसे दिलचस्प उदाहरण यह है कि एक ही मौसम में एक ही ग्रुप के मच्छर हमले के लिए 15 तरह के व्यवहार करते हैं। कुछ तो एकदम डाइव फ्लाइंग करके ही हमला करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ने मलेरिया और काला आजार में रक्त परिवर्तन पर भी कुछ नई बातें कही। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।